हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विंग से कुड़ान। तो आज मैं पॉलिटी का वापस लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे, आई होप कि आपने मेरे पीछे वाली वीडियो जरूर देखी होगी। जो फंडामेंटल राइट्स, दो वीडियोज हैं जो फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड हैं, तो आप उसको देख के ही, जो नए बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है, ये तभी देखो जब आप पीछे वाली दोनों वीडियोज देख लोगे, ठीक है। और अगर ये आपको बेसिक्स क्लियर है, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो, हमने बात की थी कि टोटल ओरिजिनली जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कितने फंडामेंटल राइट्स थे? 7 थे, ठीक है। तो बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो नाउ प्रेजेंटली देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। 6 फंडामेंटल राइट्स में अगर आप देखें तो फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज बेसिकली राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने। और इस राइट टू इक्वालिटी में 5 आर्टिकल्स आते हैं, फ्रॉम आर्टिकल्स 14 टू 18, ठीक है। तो आज हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल बेसिकली क्या बोलता है? पहला आर्टिकल इज बेसिकली आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब हो गया, ये आर्टिकल ये बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एक अलग कंसेप्ट है बच्चों, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अलग कंसेप्ट है। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ कंसेप्ट है ना, वो यूके का कंसेप्ट है, राइट। और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कंसेप्ट है, वो यूएसए का कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट अगर आप दोनों को आपको क्लियर हो जाए, दोनों कंसेप्ट, तो आपको इस आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देखो, एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ को लेके थ्योरी दी थी, राइट। और उसी रूल ऑफ लॉ का ये एलिमेंट है, कौन सा? इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब मतलब क्या है, एवी डाइसी ने ये बात बोली है कि रूल क्या होना चाहिए लॉ का? लॉ का रूल ये है कि आप किसी भी इंसान को तब तक पनिश नहीं कर सकते हो जब तक उसने किसी लॉ को वायलेट नहीं किया होगा। यह उसका हक है कि उसको पनिश ना किया जाए जब तक कि उसने कोई लॉ वायलेट नहीं किया है। और दूसरी बात, कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कांस्टेबल है, चाहे वो डीसी है, चाहे वो एक आम इंसान है जो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं करता। अगर इन सब ने कोई क्राइम किया है, कोई क्राइम अटेम्प्ट किया है, ठीक है, या कोई लॉ वायलेट किया है, तो आप सबको इक्वली ट्रीट करोगे, सबको इक्वली सजा दोगे। ये नहीं, इस बात पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे कि वो पीएम है, उसने ये किया तो उसको इतनी कम सजा दे देते हम, या उसके लिए कोई सजा नहीं बनेगी। सेम, जो चाहे एक लेबरर है, चाहे एक पीएम है, अगर दोनों ने सेम क्राइम किया है तो उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, इक्वल मानना चाहिए लॉ के आगे। लॉ के सामने बिल्कुल एक होंगे, ठीक है। और लॉ कभी भी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ रिच पुअर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। यह है एवी डाइसी का रूल ऑफ लॉ, राइट। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यह बोलता है कि अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस पर्सन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। मतलब यह है कि आप सपोज करें एक 21 साल का अडल्ट, राइट, 21 साल का मेल, ठीक है, और एक 10 साल का बच्चा, ठीक है, 10 ईयर ओल्ड बॉय, ठीक है। ये अलग इंसिडेंट कुछ हुआ, ठीक है, जिसमें इसने गन फायर करा और एक बंदे का मर्डर कर दिया, ठीक है। और ये 10 साल का बच्चा गलती से इसके पास, इसने गन पकड़ ली, घर पे पड़ी हुई थी, ठीक है, और इसने क्या किया, गलती से इसको टॉय समझ के किसी के आगे पॉइंट किया और शूट कर दिया, और वो बंदा मर गया, ठीक है। ये भी गन फायर का केस है, ये भी क्या कहते हैं, मर्डर का केस है, दोनों मर्डर के केस हैं। लेकिन क्या सरकमस्टांस सेम है? नहीं। कितना एज डिफरेंस है? तो क्या कानून को इनको इक्वली सजा देनी चाहिए या कानून के नजर में बराबर होना चाहिए? नहीं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये बोलता है कि जब अनइक्वल सर्कमस्टांसेस हैं तो आपको इनको अनइक्वली ट्रीट करना है।
मतलब इसके लिए अलग सजा होगी, इसके लिए अलग सजा होगी। मेरी बात क्लियर होगी? बट जब अगर ये 10 साल का बच्चा 21 साल का है तो दोनों क्या है, सेम है, तो इनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। इक्वली क्या कहते हैं, इनको ट्रीट करना चाहिए। लॉ इनको बिल्कुल बराबर समझेगा। बट जब हालात ही दोनों के सेम नहीं है तो आप उनको वैसे ट्रीट नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ आया? तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है कि अगर दो बंदे जिसने एक ही क्राइम किया है, दोनों के सर्कमस्टांसेस या दोनों की एज बराबर है, सोच सही है, मेंटली डिसेबल नहीं है, फिजिकली डिसेबल नहीं है, ठीक है, और दोनों ने इंटेंशनली कुछ अटेम्प्ट किया है या कानून वायलेट किया है, तो उनको इक्वली क्या होगा, कानून के नजर में दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। बट एक जगह एक 21 साल का बच्चा या 30 साल का लड़का है और एक साइड 10 साल का बच्चा है, तो उनको आप इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर सर्कमस्टांसेस आर नॉट इक्वल। यही मतलब है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का। अब ये देखो, इससे पहले मैं आगे जाऊं, मैंने एक चीज और बतानी है। मैंने जैसे आर्टिकल 14 को डिफाइन किया, तो मैंने आर्टिकल 14 को डिफाइन करते हुए क्या बोला, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन। क्या बोला जी? टू एनी पर्सन। देखो यहां पे आपको कनेक्ट करना है, पर्सन मतलब दिस राइट इज अवेलेबल, ठीक है, टू सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। ठीक है, चाहे वो यूएसए का हो चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, ठीक है, दोनों अगर कुछ करते हैं तो उनको कानून क्या करेगा, बिल्कुल इक्वल ट्रीट करेगा। एनी पर्सन का मतलब समझ आएगा, मतलब दिस राइट इज अवेलेबल टू नॉन सिटीजन ऑल्सो। ठीक है, अब देखो मैंने बोला कि इक्वालिटी बिफोर लॉ ये बात बोलता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये बात बोल रहा है कि चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे आम इंसान हो, है ना, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे आम इंसान हो, ठीक है, अगर कोई भी कानून की नजर में कुछ गलत कर रहा है या लॉ को ब्रीच कर रहा है तो कानून इक्वली ट्रीट करेगी, मतलब इक्वल सजा मिलेगी, है ना। लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। जैसे ये बोल रहा है वैसे नहीं है, कुछ एक्सेप्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ में। वो कौन कौन से एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, कौन कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 361, आर्टिकल 105, आर्टिकल 194। आर्टिकल 361 ये बोलता है, ये एक्सेप्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ को लेके, कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस यू कैन नॉट अरेस्ट देम। आप उनको उनके टर्म ऑफ ऑफिस के टाइम पे अरेस्ट नहीं कर सकते। ये इम्यूनिटी आर्टिकल 361 के अंडर उनको प्रोवाइड की गई है। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप उनके खिलाफ नहीं चला सकते जब तक वो उस ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये इम्यूनिटी किसने दिया? आर्टिकल 361 ने। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ एब्सोल्यूट नहीं है ना, एक्सेप्शन है, किसी रीजन किसी ग्राउंड पे हम क्या कर रहे हैं, अनइक्वली इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो आर्टिकल 361 है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। आर्टिकल 105 बोलता है कि कोई भी एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या लोकसभा का या राज्यसभा का, वो पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स के टाइम पे कुछ भी जो चीज बोल रहा है, जो चीज आंसर कर रहा है या किसी चीज पे वोट कर रहा है, तो उस चीज के लिए वो कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, उसको जवाब नहीं देना है कोर्ट को। ये इम्यूनिटी किसने दिया? आर्टिकल 105 ने। और आर्टिकल 194 जैसे एमपी को पार्लियामेंट में है, तो एमएलए को कहां पे है जी? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। कि अगर कोई भी एमएलए, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ चीज पे डिस्कशन हो रही है, वोट कर रहा है, कुछ चीज पे बोल रहा है, तो ही इज नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ठीक है। ये कुछ इम्यूनिटी है जो क्या कहते हैं हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इम्यूनिटी है, बट ये आपको सफिशिएंट रहेगा याद रखना। तो यही एक्सेप्शन है किसको लेके? इक्वालिटी बिफोर लॉ को लेके। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट आर्टिकल में चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बोल रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। यह बोलता है कि स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ, किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किन किन ग्राउंड्स पे? रिलीजन,
रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस पे आर्टिकल 15 स्टेट को रोकता है कि आप, रोकता मतलब प्रोहिबिशन, रोकता है कि आप भेदभाव नहीं कर सकते किसी भी सिटीजन के साथ। सिटीजन के साथ मतलब दिस राइट इज अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को दिया गया है, ठीक है, नॉन सिटीजन्स को ये राइट अवेलेबल नहीं है। तो वो ग्राउंड्स कौन से? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब इनके अलावा अगर स्टेट किसी भी सिटीजन के साथ भेदभाव करती है तो उसको आर्टिकल 15 की वायलेशन नहीं बोलेंगे। सपोज करो कि किसी को कोरोना हुआ है, ठीक है, किसी को कोरोना हुआ है, तो अब उसका रिजल्ट आया पॉजिटिव, ठीक है, तो अब कोरोना में क्या है कि बहुत ही क्या कहते हैं रैपिडली स्प्रेड होता है, राइट। तो अब हमने अगर उस कोरोना पेशेंट को अगर हमने बाहर एक्सेस करने दिया पब्लिक प्लेस में या शॉप में, तो वो आधे बहुत सारे लोगों के लिए क्या है, बहुत डेंजरस है। तो जब स्टेट उसको रोकेगी, ठीक है, तो वो नहीं बोल सकता कि भाई क्या कहते हैं आपने मेरा आर्टिकल 15 वायलेट किया है, ठीक है। तो कुछ ग्राउंड्स ऑलरेडी मेंशन्ड है कि इन ग्राउंड्स को छोड़ के, ठीक है, इन ग्राउंड्स के अलावा इन्हीं ग्राउंड्स पे अगर स्टेट डिस्क्रिमिनेट करेगी तो उसको हम बोलेंगे आर्टिकल 15 की क्या है जी, वो वायलेशन है, ठीक है। आप किसी को रिलीजन के बेसिस पे ये डिनाई नहीं करोगे कि तू इस पब्लिक पार्क में नहीं आ सकता, तू मुस्लिम है, यू आर नॉट अलाउड इन दिस पब्लिक पार्क, यू आर सिख, यू आर नॉट अलाउड इन दिस पब्लिक पार्क, ठीक है, आप हिंदू हो, आप इस पार्क में अलाउड नहीं हो। जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं उसमें आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड आप उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि भाई क्या कहते हैं तू यू बिलोंग टू लोअर कास्ट, ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें क्या कहते हैं एक्सेस नहीं करने दूंगा कि तुम्हें ये अलाउड नहीं कि तुम इस वेल से पानी ले पाओ, ठीक है। जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं आप उसमें डिनाई नहीं कर सकते। आप किसी को टेंपल में जाने से रोक नहीं सकते, आप किसी को गुरुद्वारा में जाने से नहीं रोक सकते ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राउंड्स, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप डिस्क्रिमिनेट करोगे तो दिस इज बेसिकली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15। बट इस आर्टिकल 15 में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या है जी? आर्टिकल 15 में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। बोल रहे हैं अगर हम कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाएं फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, मतलब हमारा ज्यादा फोकस इन पे हो, ठीक है, तो ये आप एक बंदा ये नहीं बोल सकता कि वो उस वुमेन को आप ये प्रोविजन क्यों दे रहे हो, हमें क्यों दे रहे हो। ये वायलेशन नहीं है आर्टिकल 15 की, ये एक्सेप्शन है। अगर हम किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, उसकी अपलिफ्टमेंट के लिए उनका कोई स्पेशल प्रोविजन बना रहे हैं उनके लिए, जिसमें बाकी सबको शायद क्या कहते हैं कम हम अटेंशन दें, उनको ज्यादा अटेंशन दें, तो दिस इज नॉट द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15, ठीक है, बिकॉज इनकी अपलिफ्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनको बहुत देर से सोसाइटी की तरफ से बहुत सारे राइट्स डिनाई किए गए, जिसके वजह से ये आम जनता, आम लोगों के कंपैरेटिव बहुत पीछे। तो इनको एक बराबर सबके साथ लाने के लिए अगर हम कुछ स्पेशल प्रोविजन बनाते हैं, दैट इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15, ठीक है जी। तो ये आपको आर्टिकल 15 के बारे में पता होना चाहिए। अब आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि जो भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसमें आपको सबको इक्वली अपॉर्चुनिटी देनी है, ठीक है। मतलब कि आप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, देखो डिसेंट एक नया वर्ड ऐड हो गया है इसमें, ठीक है, इट वॉज नॉट एडेड इन दिस, ठीक है। अगर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसमें आप किसी भी सिटीजन, सिटीजन मतलब दिस राइट इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, सिर्फ, और इसके अलावा किसी भी क्या कहते हैं बाहर के बंदे को यह राइट अवेलेबल नहीं है। तो आप स्टेट को यह बोला जाता है कि आप किसी को रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब देखो सपोज करो, मतलब सम पीपल बिलोंग टू, कोई आप में से कोई है जिसका प्लेस ऑफ बर्थ किश्तवाड़ है, ठीक है, आपने एक जेकेएसएसबी का एग्जाम क्लियर करा, ठीक है, जेकेएसएसबी का एग्जाम क्लियर करके आप इंटरव्यू तक पहुंचे, ठीक है,
और जो जेके एसएसबी में जो आपका इंटरव्यू ले रहा है, ही ऑल्सो बिलोंग्स टू किश्तवाड़, ठीक है। तो होता है, आप देखिएगा, आप अपने एरिया में जब रहते हो तो आप किसी मोहल्ले में आप कभी कभी किसी बंदे के साथ बात नहीं करते हो, आप उसको रोज देख रहे हो, सालों से देख रहे हो, बट आपके कभी हाय हेलो नहीं हुई उसके साथ, ठीक है, कभी इंटरेक्शन नहीं हुई। लेकिन आप दोनों जब बाहर कहीं मिलोगे, साउथ इंडिया में किसी सिटी में, आप दोनों अगर एक दूसरे को देखोगे, देखना एकदम जाओगे एक दूसरे से मिलने के लिए, क्योंकि फील आती है ये अपनी जगह से आया, ठीक है। तो इस बेसिस पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो मैं अगर मतलब दैट पर्सन उसका प्लेस ऑफ बर्थ किश्तवाड़ से है और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो भी किश्तवाड़ से है, वो इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, हालांकि शायद उससे भी कैपेबल दूसरा लड़का हो उस जॉब के लिए। बट कभी कभी स्टेट ऐसा कर सकती है, कोई बंदा को डिस्क्रिमिनेट करते, तो उसको रोकेगा कौन? आर्टिकल 16। आप रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप कास्ट के बेसिस पे किसी को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। इफ ही इज एलिजिबल तो आप उसको दे सकते हो, ठीक है। जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। अगर एक बंदा उसकी कैपेबिलिटी आईएएस बनने की है और उसने सारा एग्जाम प्रोसीजर क्लियर किया है तो उसका हक है, और आपको उसको ऑन दी बेसिस रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ आप उसको डिनाई नहीं कर सकते वो जॉब। यू गॉट माई पॉइंट। बट इसमें भी कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। इसमें भी क्या है, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस मतलब रिजर्वेशन। अगर मैंने कुछ बैकवर्ड क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व की हैं पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो दैट इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16। सपोज करो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसी पोस्ट निकली है जिसमें सिर्फ उसी डिस्ट्रिक्ट के लोग ही उस जॉब को, उस पोस्ट को जस्टिस कर सकते हैं, उसके साथ उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो पार्लियामेंट हैज द पावर, ठीक है, टू प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी फॉर दैट जॉब, ठीक है। वो बोल सकती है कि मतलब अगर पार्लियामेंट ये बाय लॉ ये बनाती है कि भाई इस जॉब के लिए पर्टिकुलर उसी एरिया का रेजिडेंट चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, तो वो वायलेशन नहीं है आर्टिकल 16 का। एससी एसटीज के लिए किसी भी जॉब में अगर रिजर्वेशन हम कर रहे हैं, दैट इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16, इट इज एक्सेप्शन। मैंने ऑलरेडी आपको बताया एक्सेप्शन इसलिए, देखो बहुत बुरी हालत थी शुरू में, ठीक है। अब आप खुद सपोज करो कि लेह लद्दाख से जो लड़के आते हैं, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, इतना वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन आप देख लो कितनी खराब रहती है, 6 से 7 महीने पूरा क्या कहते हैं वेदर ऐसा रहता है कि वो उस चीज को हमारे कंपैरेटिव इतने अच्छे से एक्सेस नहीं कर पाते, अपनी स्टडीज को लेके स्कूल नहीं पहुंच पाते। तो उनका कंपटीशन अगर आप हमारे साथ एकदम करवा दोगे तो वो क्या वो पोजीशन ले पाएंगे जिस पोजीशन पे हम इजीली पहुंच सकते हैं? नहीं। इसलिए कुछ हमने एक्सेप्शंस रखी हैं कि हम उनको क्या करेंगे, उनको सब लोगों को एक साथ बराबर लाने के लिए हमको स्पेशल प्रोविजंस रखेंगे। वो प्रोविजंस क्या रहेंगे? रिजर्वेशन। और वो रिजर्वेशन इज नॉट वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16, ठीक है जी। अब एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो अनटचेबिलिटी आपको पता ही एक इतना बड़ी प्रॉब्लम थी इंडिया में, ठीक है, अभी भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, तभी तो ये आर्टिकल अभी भी फंडामेंटल राइट है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे 1947 से पहले और 1947 के बाद भी अभी भी, लेकिन उससे पहले कुछ ज्यादा ही क्रूअल था ये, ठीक है। अब आप देख लो गांधी जी ने कितने एफर्ट्स लगाए हैं, जैसे गांधी जी ने इनको नाम दिया था हरिजन का, ठीक है, कितने मूवमेंट्स लाए इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। देखो ये अनटचेबिलिटी बेसिकली ये बाय बर्थ ही असाइन हो जाता है टू सम लोअर कास्ट पीपल, ठीक है, बाय बर्थ, जो आपको मरने के बाद ही ये आपका खत्म होगा, ठीक है। चाहे आप आईएएस बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, यू आर शेड्यूल कास्ट, ये ऐसा रखा है इन्होंने, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इन लोगों को अगर आप चतुर्वर्ण सिस्टम से देखते आओगे, ठीक है, पोस्ट वैदिक टाइम के बाद इनको बहुत सारी चीजें थी जो डिनाई की गई थी। तो ये, और बी.आर. अम्बेडकर भी आपको पता है महाड़ कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा क्या कहते हैं फाइट करी है, बहुत ज्यादा मूवमेंट चलाई है इसको खत्म करने के लिए, इसको इरेडिकेट करने के लिए सोसाइटी से। तो फाइनली इन सब
कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स के विजन के साथ हमने एक फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट किया जिसका नाम है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हम इसको किसी भी फॉर्म में अगर कोई भी इसको प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो एक हीनियस क्राइम है ये, ठीक है। और इसको इट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एक्शन एज वेल एज इंडिविजुअल ऑल्सो, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल भी इसको किसी फॉर्म में प्रैक्टिस करता है तो दैट ऑल्सो उसको भी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के अकॉर्डिंगली हम क्या कर सकते हैं, पनिश कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरी अगर शॉप है तो मैं किसी को इस बेसिस पे सामान देने से मना नहीं कर सकता है दैट यू बिलोंग टू लोअर कास्ट, ठीक है। ये बहुत पनिशेबल क्राइम है और इसकी सजा इमीडिएट है, ठीक है। और वो चाहे स्टेट एक्शन से क्या कहते हैं इस राइट की वॉयलेशन हो, चाहे वो इंडिविजुअल करे, दोनों के लिए अवेलेबल है, ठीक है जी। दिस इज आर्टिकल 17, ठीक है। अब एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। देखो ब्रिटिशर्स जब ब्रिटिश राज कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारे नोबेलिटी टाइटल्स दिए हुए थे, ठीक है। जो मतलब सपोज करो कि डोगरा रूलर थे ना, डोगरा रूलर थे या मुगल ले लो, ठीक है। बाबर के बाद आया हुमायूं, तो हुमायूं विदाउट एनी क्वालिफिकेशन उसको मुगल का टाइटल मिल गया, है ना, मुगल एम्परर का। हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर, उसको विदाउट एनी एफर्ट्स या कुछ उसको वो टाइटल मिल गया, ठीक है। तो कुछ टाइटल्स ब्रिटिशर्स ने भी राजाओं को दिए हुए थे जो डायनेस्टिक टाइटल्स थे। तो इसका पूरी तरीके से एबॉलिशन किसमें बताया, आर्टिकल 18 में, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स क्यों, क्योंकि वो आप अर्न करते हो, ठीक है। आप डॉक्टर बने हो तो आपने अर्न किया, वो आप कैप्टन बने हो आपने अर्न किया, आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, आपने एसएसबी क्वालिफाई किए, आपने ट्रेनिंग की है, ठीक है। जो नॉर्म्स हैं एक ऑफिसर बनने के लिए आपने वो सारे फॉलो किए। डॉक्टर बनने के लिए आपने 5 साल क्या किया है, डिग्री की है, जो क्वालिफिकेशन डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। तो दीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द टाइटल्स, ठीक है। ये बेसिकली टाइटल्स उन टाइटल्स को एबॉलिश करने की बात कर रहा है जिनका कुछ डायनेस्टिक क्या कहते हैं, क्या लिंकेज है, जो ब्रिटिशर्स ने दिए थे, जैसे महाराजा हो गए, दीवान हो गए। ये टाइटल्स की एबॉलिशन किसमें बताइए, आर्टिकल 18 में बताइए, ठीक है। अब देखो जैसे कुछ नेशनल अवार्ड्स हैं, राइट, जैसे आप देखोगे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ठीक है। बोलते हैं क्या इन टाइटल्स की भी एबॉलिशन की है, कि नहीं, अंडर आर्टिकल 18 इन टाइटल्स की एबॉलिशन नहीं की है। बट इसका मतलब नहीं कि इनको एबॉलिश नहीं किया तो आप इनको अपने नाम के आगे या पीछे लगा सकते हो, ठीक है। यू कांट यूज दैट अवार्ड्स एज सफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। दिस इज व्हाट आर्टिकल 18 सेज, ठीक है। तो आज राइट टू इक्वालिटी को लेकर हमने 15 आर्टिकल्स पढ़े। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं सब कुछ आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम में 6 फ्रीडम राइट्स क्या है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ अरेस्ट और डिटेंशन को लेकर जो राइट्स हैं, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। तो आप कंटिन्यू करो आज के लेक्चर को। कुछ प्रॉब्लम है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।